अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ गाइड टू फर्स्ट ईयर MBBS। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ईयर MBBS बुक्स के क्या क्या यूज़ करनी है क्या क्या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले हमारे पास है एनाटमी, दूसरी हमारे पास है बायोकेम और तीसरी हमारे पास है फिजियोलॉजी। ये तीनों मेजर सब्जेक्ट्स हमारे पास फर्स्ट ईयर में, और हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनाटमी को डिस्कस करेंगे कि एनाटमी में हमारे पास जनरल एनाटमी आ जाती है और ग्रॉस एनाटमी। तो वी विल डिस्कस इट कि आपने इसमें से कौन से चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं और दूसरे के कौन सी बुक्स आपने यूज़ करनी है। सबसे पहली जो बुक है जनरल एनाटमी की, वो ये वाली बुक है, BD चौरासिया हैंड बुक ऑफ जनरल एनाटमी। ठीक है, ये आप लोग फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स के लिए यूज़ करेंगे, फाउंडेशन और ब्लड, और ये आप लोग ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बुक पढ़ोगे एक्सेप्ट द लास्ट 2-3 चैप्टर्स। ये कंटेंट्स हैं, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेडियोलॉजी और जेनेटिक्स के अलावा ऑलमोस्ट ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ोगे। लेकिन इन चैप्टर्स को पढ़ने का एक ख़ास तरीका है कि आपने क्या चीज़ पढ़नी है, पेपर के हवाले से किस तरह पढ़ना है, किस तरह नहीं, MCQs किस किस्म के आएंगे, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये वाली बुक आप फाउंडेशन और ब्लड मॉड्यूल के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, और शुरू में आप कोशिश करें कि आप पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। टर्म्स शुरू में मुश्किल लगेंगी, समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप आगे थर्ड मॉड्यूल में जाओगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और जब आप अपर लोअर लिम्ब पढ़ोगे, उसके बाद आप थोरिक्स की एनाटमी पढ़ोगे, उसके बाद ये वाली जो बुक है ये आपको कुछ नहीं लगेगी। उसके बाद ये आप एक दिन में भी ये पूरी पूरी बुक कर सकते हो एग्ज़ाम्स के लिए। अभी टर्म्स को समझना बहुत मुश्किल होगा, तो फ़िलहाल आप इसको रट्टे लगा लो, कोशिश करो, क्योंकि अभी आपको मसल्स और बोन्स इन चीज़ों का नहीं पता। और उसके बाद इंशाल्लाह जब आप सारे मॉड्यूल्स कवर कर लोगे, जब आप प्रोफ के लिए तैयारी करोगे, तो दिस बुक विल बी द ईजीएस्ट वन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी के लिए यूजली लोग 2 बुक्स यूज़ करते हैं, स्नेल्स एनाटमी और ग्रेस एनाटमी। ग्रेस एनाटमी बहुत कम्प्रिहेंसिव है और मतलब बहुत कम लोग उसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ग्रेस एनाटमी यूज़ की जाती है उसकी डायग्राम्स के लिए, क्योंकि इसमें डायग्राम्स काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, काफ़ी अंडरस्टेबल डायग्राम्स हैं। लेकिन थीरी के लिए स्नेल्स एनाटमी बेस्ट है। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरिक्स, इन तीनों की एनाटमी आप कोशिश करो स्नेल से ही करो। इसके अलावा एक और बुक होती है कैलम की एनाटमी, वो मोस्टली पंजाब साइड पे यूज़ होती है, UHS के स्टूडेंट उसको यूज़ करते हैं, लेकिन KPK और KMU के स्टूडेंट मोस्टली स्नेल यूज़ करते हैं, और स्नेल ही सबसे बेस्ट बुक है एज़ कम्पेरेटिव टू कैलम एनाटमी। ग्रे बहुत कम्प्रिहेंसिव हैं, चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, तो इस बेटर कि आप एक ही बुक पे स्टिक रहो, और आई वुड रिकमेंड कि आप स्नेल्स एनाटमी ही यूज़ करो। स्नेल की एनाटमी में जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे, एक तो आप अपर लिम्ब पढ़ोगे, बैक के कुछ टॉपिक्स आप पढ़ोगे, कुछ टॉपिक्स, ठीक है, और उसके अलावा आप पढ़ोगे जी लोअर लिम्ब। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स, मतलब चैप्टर 11 और चैप्टर 3, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपर एंड लोअर लिम्ब, ये आप थर्ड मॉड्यूल में पढ़ोगे। उसके बाद जो 4th एंड 5th मॉड्यूल है, CVS और रिस्पायरेटरीज में, आप चैप्टर 4 और 5 करोगे। तो फर्स्ट टाइम में आप कौन से चैप्टर करोगे? अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरिक्स पार्ट 1 एंड थोरिक्स पार्ट 2। इसके अलावा बैक का आप थोड़ा सा पोर्शन पढ़ोगे। सो ये आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं। इसके अलावा एब्डोमेन, हेड एंड नेक और पेल्विस वगैरह ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे। जो स्नेल एनाटमी है मोस्टली थीरी के लिए बहुत यूज़ होती है, मसल्स को समझने के लिए मसल्स के टेबल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इसको जब शुरू में आप पूरा साल आप तो पूरे पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद जब प्रोफ्स आएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने MCQs के हवाले से क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, क्या क्या छोड़ने हैं, क्योंकि प्रोफ्स में आपका टारगेट होता है अच्छे मार्क्स लेना। ठीक है, लेकिन पूरे साल आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट्स बनाना है, तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ो डिटेल में जाओ, कॉन्सेप्ट समझो। लेकिन फिर जब प्रोफ्स आपके आएंगे, प्रेप्स होंगे, फिर प्रेप्स में आपका टारगेट मार्क्स होना चाहिए, और मार्क्स के हवाले से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं देन फोकस ऑन देम रादर देन कि आप ज़्यादा डेप्थ में जाते जाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में डेप्थ की ज़रूरत नहीं है इतनी, खाली MCQs होते हैं मॉड्यूलर सिस्टम में, तो यू मस्ट नो कि कितना डेप्थ में जाना है, कितना नहीं, और ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी जब आप पढ़ते जाओगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि जो स्नेल में एम्ब्रियोलॉजी के नोट्स हैं वो बेशक आप ना करो, क्योंकि वो आप ऑलरेडी अपनी एम्ब्रियो की बुक से कर रहे होगे। उसके अलावा ऑस्टियोलॉजी यानी बोन्स की स्टडी के लिए लोग ये 2 बुक्स यूज़ करते हैं, BD चौरासिया की। ठीक है, ये अपर लिम्ब और थोरिक्स के लिए, और ये लोअर लिम्ब
एब्डोमेन एंड पेल्विस। एब्डोमेन पेल्विस हमारे पास फर्स्ट टर्म में नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों टॉपिक्स हैं। तो ये आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो, हमने लाइब्रेरी से इशू कराई थी। और इसमें जो है आप क्या कर सकते हो कि बोन्स को अच्छे से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रोलॉजी जो है ऑस्पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एमसीक्यूज़ इससे बहुत कम आते हैं, बहुत कम। एमसीक्यूज़ मोस्टली मसल्स और क्लिनिकल से आते हैं। ऑस्ट्रोलॉजी जो है वो ऑस्पी के लिए होती है ज़्यादातर। और आपको पता नहीं चाहिए ओरिजिन कहाँ से आ रहे हैं, इंसेक्शंस कहाँ से हो रही हैं, ठीक है। तो ये बुक्स आपके एमएस के सीवीएस और रिस्पायरेटरी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बोन्स के मेन फीचर याद होने चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या पॉइंट्स हैं, मतलब, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए। और उसके अलावा ओरिजिन और इंसर्शंस जो मेन चीज़ें वो याद होनी चाहिए। सरफेसेस और क्या कहते हैं बॉर्डर्स, ये इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टिल आपके पास पूरा साल है, आप कॉन्सेप्ट्स बना सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इन बॉन्ड्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। लेकिन वही बात, जब आपके प्रूफ्स आएंगे देन आपको बिल्कुल सरफेस तक ही आपने ख़ुद को लिमिटेड रखना है, क्योंकि तब मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाली बुक है जिसका नाम है एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि विजुअल मेमोरी जो है वो एमबीबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप विजुअलाइज करते हो चीज़ों को तो वो चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठेगी, ठीक है। तो ये एटलस एनाटमी है जिसमें डायग्राम्स, कलर डायग्राम्स बनी होती हैं, ठीक है। और इसमें हर चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है, ओरिजिन इंसर्शन सही से बताया हुआ है। और इसको पढ़ने का तरीका ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप एमएसके में ह्यूमरस बोन पढ़ रहे हो और स्कैपुला पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जब आप स्नेल खोलोगे या बीटी खोलोगे, कौन सी बुक आप फॉलो कर रहे हो, तो आपने साथ में एटलस लास्ट में खोलनी है। जो टेक्स्ट लिखा है उसको आपने कंपेयर करना है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो एटलस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑस्पी में यही डायग्राम्स जो है वो फ़ोटोकॉपी करके आपसे जो है ऑस्पी में पूछा जाता है इंटरेक्टिव सेशंस में कि आप फलाना चीज़ को आइडेंटिफाई करें। तो एग्जैक्टली यहीं से डायग्राम्स आपकी आ रही होती हैं। तो दिस बुक इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये जो है कुछ यूट्यूब सोर्सेस हैं, वायरन करिया, ठीक है। ये बोन्स काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से कराता है और वो बीडी के एग्जैक्ट लाइंस बताते हैं। लेकिन बोन्स आपको इतनी डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। तो वायरन करिया के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप खाली उसको सुन सकते हो। एनाटमी जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कैन हब भी आप जो है सब्सक्रिप्शन इसकी ले सकते हो, या इसकी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे या किसी से आप मांग सकते हो। और एक ये वाला चैनल है। तो ये 4 चैनल्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ विजुअल मेमोरीज़ के हवाले से, मतलब वो चीज़ों को जहाँ इमेजिन करना इंपॉर्टेंट है, या जहाँ 3D डायग्राम्स हों, जहाँ प्रॉपर आपको बताया जाए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। जो डॉक्टर भंसू है ये नर्व्स और वेजल्स काफ़ी अच्छे से कराता है, क्योंकि जब आप अपर लोअर लिम्ब पढ़ोगे तो वहाँ पे आप वेस्कुलेचर और नर्व्स पढ़ोगे, तो ये काफ़ी अच्छे से कराता है। इसके अलावा क्लिनिकल्स के लिए भी आप इनको पढ़ सकते हो, या आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अच्छी लगे, कोई भी रैंडम वीडियो, यू कैन वॉच दैम। उसके अलावा जो है वो ऐप्स होती हैं, बोन्स की ऐप्स होती हैं, स्केलेटन की ऐप्स होती हैं, एटलस की ऐप्स होती हैं, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एनाटमी में जो 2 सब्जेक्ट्स आते हैं वो हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी है। हिस्टोलॉजी के लिए जो हम बुक यूज़ करते हैं वो ये वाली बुक है, इट्स बाय डॉक्टर लाइक हुसैन सिद्दीकी। और इसमें टेक्स्ट और एटलस मतलब डायग्राम्स दोनों हैं। अच्छा, ये बुक मैं रिकमेंड क्यों कर रही हूँ, एक तो ये कि हिस्टोलॉजी में आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्पी में स्लाइड्स आती हैं हिस्टोलॉजी के, या इसी बुक में से मोस्टली डायग्राम्स उठा के जो है वो आप लोगों को दे दी जाती हैं, ठीक है। और इंटरेक्टिव सेशन में पूछा जाता है कि आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये डायग्राम्स दे दी जाएंगी और आपको कहते हैं कि एपिथेलियम आइडेंटिफाई करें, इनका फंक्शंस वगैरह बताएं, ठीक है। दूसरा ये कि बेटर रहेगा, हिस्टोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, या आपसे पूछा जाता है कि फ़ीचर्स क्या हैं फ़लाना के, तो आप ज़्यादा फोकस उस पर रखो और ज़्यादा डेप्थ में इन चीज़ों के जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में वही बात, चैप्टर्स आप पूरे पढ़ो, लेकिन जब आपको समझ आ जाए देन आपका फोकस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए। कि हिस्टोलॉजी के एमसीक्यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, बहुत ऊपर से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप
एंड मोमेंट पे जो है वो अपने लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो या इसी के एग्जांपल्स आप अच्छे से याद कर लो एंड फीचर्स याद कर लो और ये वाली चीज़ें। बाकी आपको इसके लिए ज़्यादा डेप्थ की जानने की ज़रूरत नहीं है। और हिस्टोलॉजी के लिए बिल्कुल मुश्किल बुक्स मत यूज़ करें, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज़ अ सब ब्रांच ऑफ एनाटमी। जो शुरू में जो फाउंडेशन ऑफ ब्लड है उसमें आप मैक्सिमम चैप्टर्स ये सारे पढ़ोगे, ठीक है। और पूरे साल में जो हैं इन आखिरी 5-6 को छोड़ के, मतलब इन 18 to 24 चैप्टर्स को छोड़ के ऊपर के आप 17 चैप्टर्स तक आप तकरीबन सारे चैप्टर्स पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में। और कोशिश करें कि लिमिट योर सेल्फ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिस्टोलॉजी। ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत बिल्कुल 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 नहीं है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हिस्टोलॉजी के एमसीक्यू जब आप साथ साथ सॉल्व करोगे या साथ साथ आप देखोगे तो यू विल गेट टू रियलाइज़ कि बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं बेसिक एनाटमी के हवाले से हिस्टोलॉजी में। तो इसलिए भी जो है ना हिस्टोलॉजी को मतलब मुश्किल बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे ना तो स्लाइड्स को आपने अच्छे से देखना है। स्लाइड्स को आप अच्छे से देखो, उनकी पिक्चर्स लो, अपने पास रखो, क्योंकि ओएसपी में स्लाइड्स की आइडेंटिफिकेशन आती है, फिर आप उन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हो। तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिकल में स्लाइड्स को अच्छे से देखो। उसके बाद जो तीसरी बुक है वो एम्ब्रियोलॉजी के लिए। एम्ब्रियोलॉजी के लिए लैंगमैन और कैलम यूज़ होती हैं। ज़्यादातर लोग लैंगमैन को पढ़ते हैं, ठीक है। और कैलम को भी काफ़ी, कैलम जो है डायग्राम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बुक्स आप शुरू में साइड बाय साइड पढ़ सकते हो, लेकिन एंड मोमेंट पे जो है ना दिस बुक इज़ रियली हेल्पफुल। और एमसीक्यूज़ भी ज़्यादातर इसी बुक्स में से आते हैं, ओएसपी भी इन्हीं की डायग्राम से जो है वो पूछी जाती है। तो बेहतर ये रहेगा कि एंड मोमेंट के लिए आप लैंगमैन को फॉलो करो। इसके अलावा ये कि ओएसपी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स आपने एम्ब्रियो की सारी देख ली हैं, अच्छे से उसको समझना है, क्योंकि ओएसपी में वाइवा में उन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आती है। और एमसीक्यूज़ भी आते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए एम्ब्रियो की वैसे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इट्स बेटर कि आप एम्ब्रियो को अच्छे से समझो, स्पेशली जो जनरल एम्ब्रियोलॉजी है, वो जो सारे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वगैरह वगैरह, उसको अच्छे से समझो। उसके बाद सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी जो है आगे आपकी एमएसके, सीवीएस और रिस्पायरेटरी में आ जाएगी। जनरल में जो थ्योरी के हवाले से चैप्टर, वो ज़्यादातर चैप्टर नंबर क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 5 तक आता है। उसके बाद ये वाला जो है ओएसपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे चैप्टर्स। बर्थ डिफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये सिस्टेमिक बेस्ड है, ये एमएसके, सीवीएस और रिस्पायरेटरी, तो चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक के जो चैप्टर्स हैं ये जो है आपके एमएसके, सीवीएस और रिस्पायरेटरी के सिलेबस में, ठीक है। इसके अलावा ये कि इसमें जो मॉलिकुलर बेस्ड एम्ब्रियोलॉजी है, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल का जिक्र आएगा या मॉलिकुलर सेगमेंट्स का जिक्र आएगा, आपने उन टॉपिक्स को स्किप करते जाना है, बिकॉज वो हमारे सिलेबस में नहीं है, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। Okay, now we'll discuss the second subject, that is physiology. Physiology के लिए जो बुक important है that is गाइटन एंड हॉल। सब यही बुक फॉलो करते हैं, तो आप भी इसी बुक को फॉलो करो। फिजियोलॉजी जो गाइडन है वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत कम्प्रिहेंसिव है। शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपने अच्छे से रीडिंग करनी है। गाइडन इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। आप जितना रीड करते जाओगे आपको उतना समझ में आएगा। शुरू में एक चैप्टर आपका पूरा हफ्ता भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूस रीडिंग करोगे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, तब वो वही एक चैप्टर आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू में घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऐसे है, फर्स्ट ईयर में कुछ पता नहीं होता कैसे करना है कैसे नहीं करना। उसके अलावा मॉड्यूल सिस्टम है। मॉड्यूल सिस्टम में जो टॉपिक्स होते हैं वो कभी एक चैप्टर के होते हैं, कभी दूसरे चैप्टर के होते हैं, तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में बंदा नहीं जा रहा होता, मतलब बुक के सीक्वेंस में। तो मॉड्यूल के टॉपिक्स को ही आप फॉलो करें, जो आपको पढ़ाया गया है वही टॉपिक आप बुक में खोलो और इसको अच्छे से पढ़ो। इसके अलावा ये कि साथ में आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। MBS लेक्चर्स हैं, सेल्फलेस के लेक्चर्स हैं, ब्रेनलेस मेडिकोस के लेक्चर्स हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर नजीब को देख सकते हो। डॉक्टर नजीब इम्पोर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। आप पूरा साल जितनी वीडियोस देख सकते हो देखो, जितना इस बुक को आप रीड कर सकते हो करो, क्योंकि जब प्रेप्स आप जाते हैं, प्रेप्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस तरह से वीडियोस देख सको या कॉन्सेप्ट्स बनाओ। तो जो कॉन्सेप्ट्स बनाने का काम है वो आपका यही टाइम है कि आप साथ साथ क्लासेस में भी समझो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप हॉस्टल या घर आके वीडियोस देखो और चीज़ों को समझो।
तो इसमें जो आप शुरू में फाउंडेशन और ब्लड में पढ़ोगे, एक तो फाउंडेशन आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 आ जाएगा, चैप्टर 4, 5 ये आपका फाउंडेशन में है। उसके बाद जो एमएस के है उसमें चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 ये 3 चैप्टर हैं, ठीक है। और ये जो हार्ट और सर्कुलेशन के यूनिट्स हैं ये पूरे के पूरे आपके सीवीएस में आ जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद जो ये वाला पूरा यूनिट है ब्लड सेल्स इम्यूनिटी एंड ब्लड कोगुलेशन, ये पूरा का पूरा यूनिट आपका ब्लड मॉड्यूल में आएगा, और रिस्पायरेशन का पूरा यूनिट आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 43 तक रिस्पायरेशन के मॉड्यूल में। अच्छा, ये जो बेबी गाइडन है या पॉकेट गाइडन है ये ऑस्पीस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा फिर दोस्त भी यूज़ कर सकते हो ऑस्पीस के लिए, ठीक है। ये जब आप गाइडन पूरी की पूरी पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, फिर जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे और आपने एंड टाइम रिवीजन करनी हो, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और फिर दोस्त काफ़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। उसमें में ऐसा होता है, उसमें में आपसे मेजरली डेफिनेशंस पूछी जाती हैं या मेजर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। इसके लिए आप फिर आपके पास एक ही दिन का गैप होता है, इसमें आप पूरी की पूरी गाइडन नहीं पढ़ सकते, तो फिर लोग इसको या फिर दोस्त को पढ़ते हैं, और टीचर्स भी जो है ना मोस्टली वहीं से डेफिनेशंस पूछ रही होती हैं, ठीक है। तो ये एंड टाइम रिविजन्स के लिए और ऑस्पिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिमेंबर, पूरा साल आपने लॉन्ग बुक्स पढ़नी है, अच्छे से समझने। शॉर्ट बुक्स पे अगर आना है तो बिल्कुल आखिरी टाइम पे आना है। दूसरा ये कि जब आप ये वाली बुक पढ़ रहे होगे ना, तो मेक श्योर कि आप अपने साथ ना मतलब जब आप रीडिंग मल्टीपल रीडिंग्स दे दो ना, उसके बाद आप उन डेफिनेशंस को अंडरलाइन करो, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन करो, जो चीज़ें रिपीट हो रही है ना, क्योंकि पैटर्न में बहुत रेपिटेशन है, स्पेशली सीवीएस और इंस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा है, तो उन पैराग्राफ्स को आप क्रॉस करते जाओ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप थ्योरी की तैयारी करोगे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल ये एक चैप्टर है, मैंने इसके इस तरह करके नोट्स बनाए हुए थे, तो ये मुझे ऑस्पीज और पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहे थे कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद मुझे रिवीजन करनी थी, तो मैंने अपने ही बनाए हुए नोट्स को अच्छे से पढ़ा। तो यही काम आप लोग भी कर सकते हो, और कोशिश करो जब आप चैप्टर पढ़ो तो साथ साथ ही ऐसे जो भी नोट्स आपने बनाने साथ साथ ही बनाओ, और उनको ना चैप्टर्स के बीच में ही रखते जाओ, ताकि आपको बार बार रजिस्टर खोलना ना पड़े। और नोट्स साथ साथ बनाने का ये फ़ायदा है कि एंड टाइम पे फिर आप अपना टाइम नोट्स बनाने पे ज़ाया नहीं करते, आपके पास सारा मटेरियल पहले से होता है। फिजियोलॉजी के लिए लोग पूछते हैं एमसीक्यूज बुक का, तो ये गाइडन रिव्यू है, फिजियोलॉजी रिव्यू, और ये बीआरएस है। इसमें एमसीक्यूज गिवन है, इसमें जो है हर चैप्टर की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी गिवन है। तो ये जो है आप पूरा साल इसके एमसीक्यू सॉल्व करके आप अपने कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इस पर एंड पे एक्सप्लेनेशंस भी गिवन है। ना बायोकेम की तरफ आते हैं। बायोकेम से लोग बहुत डराते हैं आपको। मेरे पास फ़िलहाल इस वक्त ये 3 बुक्स मौजूद हैं, इसके अलावा एक हार्पर और लिपनकोट की होती है, तो लोगों को डराया जाता है 500 बुक्स लो साथ साथ पढ़ो। इसको चैटर्जी को आप क्रॉस लगाओ, ठीक है। बहुत मुश्किल बुक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत लाइक फाइक हो, आपको बहुत पढ़ने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, देन गो फॉर इट, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक को फॉलो करने की। उसके बाद हार्पर लिपनकोट की बात आ जाती है, उसको भी आप सीधा सीधा निकाल दो, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज़ इन्हीं 2 बुक्स में से ज़्यादातर आते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यू। हार्पर लिपनकोट जो है केएमयू वाले काफ़ी कम यूज़ करते हैं, केएमयू के स्टूडेंट्स, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इन्हीं 2 बुक में से किसी एक को चूज़ करो, ठीक है। बाकी बुक्स की तरफ आप बिल्कुल मत जाओ। लेकिन इन केस अगर आपने हार्पर लिपनकोट ले ली है, ठीक है, दोनों में से कोई भी, देन आप उसी बुक पे स्टिक करो। अगर आप हार्पर लिए फिर उसी से पढ़ो, लिपनकोट लिए फिर सिर्फ उसी को पढ़ो, फिर आपको इन बुक्स की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। पंकज मैं रिकमेंड करूँगी फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि पंकज में एक तो टेबल्स काफ़ी मज़े के बने हुए हैं, ठीक है, बहुत मज़े की बुक है। और ये है कि शुरू में आप सब कुछ पढ़ो, ठीक है, टेबल्स को अच्छे से पढ़ो, अपने साथ बायोकेम के मतलब एक ही मतलब फॉर एग्जांपल आप एक चैप्टर पढ़ो, एक पेज लो, ठीक है, चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, मल्टीपल रीडिंग दे रही, फिर उस पेज पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ और उसको इसी चैप्टर के अंदर डाल दो, ताकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप रिवीजन करो, तो आपके पास उस वक्त इंस्टेंट नोट्स मौजूद हैं, इंस्टेंट पॉइंट्स मौजूद हो, और आपको चैप्टर के बीच में से ना ढूंढना पड़े। और पंकज के टेबल्स जो हैं वो ऑलरेडी बने होते हैं, सारी समरीज में लिखी होती है, सो इट्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे एक सेल्स का, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आप ब्लॉक सी के लिए पढ़ोगे, अमाइनो एसिड्स हो जाएगा, एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन, और इसके अलावा जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है,
और मेक श्योर कि आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या जो मॉड्यूल के जो टॉपिक्स है उसको देखते के पढ़ो, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं करने होते हैं, ठीक है। वो हर साल सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने साथ साथ लाजमी देखने हैं। उसके अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स आप पढ़ोगे। ये वाला चैप्टर 27 प्लाज्मा प्रोटीन एंड इम्यूनोग्लोबिन। और यहाँ से जो है आप कनेक्टिव टिश्यू वाला चैप्टर, तो ये फर्स्ट ईयर के आपके सिलेबस के चैप्टर्स हैं, ठीक है। टॉपिक्स आप लोगों ने साथ साथ मॉड्यूल से देखने हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कभी कभार हर साल इंक्लूड नहीं होते। उसके अलावा पंकज तो मैंने बता दिया, ठीक है। आप साथ साथ सत्या जिसको पसंद आती है, क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स को सत्या काफ़ी पसंद आई थी, और सत्या इज़ रियली हेल्पफुल। शुरू में मैंने भी सत्या यूज़ की थी, और मैंने पंकज सिर्फ और सिर्फ एंजाइम और लिपिड्स के लिए यूज़ की थी, बाकी मैंने सत्या यूज़ की थी। टेबल्स मैंने सारे पंकज के यूज़ किए थे मिनरल वाइटामिन के, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टेबल्स बने हुए थे, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये दो बुक्स काफ़ी 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 हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये दो बुक्स लेनी, डिस्ट्रिक्ट टू डैम और जो कहता है कि चैटर्जी, लिपनकॉट, हार्पर वगैरह, इनके साथ पढ़ो, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। बायोकेम के लिए आपको कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस क्योंकि मोस्टली इसमें रट्टा है, आपको समझ आ जाती है। शुरू में हर चैप्टर टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है बायोकेम शुरू में, लेकिन जब आप उसको बार बार पढ़ोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, और उसके बाद थिंग्स गेट ईजियर। उसके बाद वही बात है, जब प्रेप्स आते हैं, प्रेप्स में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि प्रेप्स में वही चैप्टर जो है आप घंटे घंटे में भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर MBBS इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ऑनेस्टली इट्स नॉट। रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा जो आपको पढ़ाया जाता है रोज़ हॉस्टल घर आके उसको पढ़ो, लेकिन डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। स्टार्टिंग में आपके इवेंट्स होंगे, आप साथ हॉस्टल एंड कॉलेज लाइफ इंजॉय करो। यू शुड नो हाउ टू बैलेंस फन एंड स्टडीज़, ठीक है। तो शुरू में ख़ुद को बिल्कुल ओवर बर्डन ना करो, लेकिन साथ साथ पढ़ो, ताकि एंड पे आपके पास बर्डन ना पड़े। जब आप प्रेप्स में जाओ तो आपने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, एंड देन प्रूफ में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सको इंशाल्लाह। So that's video about the first year MBBS books, and best of luck for your studies. Enjoy your first year MBBS, and it's Trend Posting Medic signing off. Allah Hafiz.